पश्चिम बंगाल में अभी झालमुड़ी का जो स्टॉक है, सेल है, बहुत हाई चल रहा है। पैसे दो, वोटर खरीदो। टीवीके का मैनिफेस्टो एक बार पढ़ना चाहूंगा और प्लीज दर्शक इसे ध्यान से सुनिएगा। गरीब महिलाओं को शादी के समय 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी। परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए। हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त। उसके बाद नवजात शिशु के लिए एक सोने की अंगूठी। क्योंकि उनकी जो रैलियां होती थी, जो भी सुनाई भीड़ आती थी। सभा, तो लाखों लाख की भीड़ उनकी दिखाई देती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोई भी नई नवेली पार्टी होती है या फिर कोई ऐसी पहली बार अगर राजनीतिक फील्ड में आता है, अगर हम झारखंड की बात करें, जयराम महतो की बात करें या फिर कोई भी ऐसा हो, जनसुराज की बात कर ले, उनकी जो रैलियों में चुनावी प्रचार प्रसार में भीड़ तो देखने को मिलती थी, लेकिन वो नतीजों में वो दिखता नहीं था। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है, ये इतिहास में पहली बार होगा। यहाँ फर्क ये है, आपने जनसुराज का उदाहरण दिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जनसुराज का उदाहरण दिया, क्योंकि जनसुराज के मैनिफेस्टो में 1 रुपया का भी प्रलोभन नहीं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये वाक्य आप लोगों ने सुना होगा। ये वाक्य भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सच कर दिखाया है, टीवीके ने तमिलनाडु में सच कर दिखाया है। पूरा माहौल, जो तस्वीर थी, वो शुरू से लेके जो हम देख रहे थे, वो आज रिजल्ट जब आया, ऑलमोस्ट वोट काउंटिंग हो चुकी है और जितने भी राउंड से ऑलमोस्ट हो चुके हैं और तस्वीर कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है कि केरल में कौन आ रहा है, पुदुचेरी में कौन आ रहा है और पश्चिम बंगाल में, असम में, इन सब का क्या माहौल है। तो आज अंत में जो हम एक वीडियो चर्चा करने जा रहे हैं हमारे न्यूज़ रूम में सब अपने सहयोगियों से, कि आखिर क्या कहती है तस्वीर, पश्चिम बंगाल में क्या हो गया है। हर्षित, पश्चिम बंगाल में अभी झालमुड़ी का जो स्टॉक है, सेल है, बहुत हाई चल रहा है। उसका कारण भी ये देखिए साक्षी, अभी वर्तमान परिदृश्य में 205 सीटों पर बीजेपी आगे है, जिसकी कल्पना भी शायद कोई नहीं लगा रहा था। 90 सीटें जीत चुकी हैं, मुहर लग चुकी है 90 सीटों पर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 37 सीटें जीत चुकी हैं, 45 सीटों पर लीड बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्वयं हम, अभिषेक जी, आपसे भी अनुरोध कहेंगे, हम कुछ आपको आंकड़ा दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भवानीपुर सीट से। ममता बनर्जी की सीट है। भवानीपुर सीट का क्या अभी परिदृश्य है, क्या मामला चल रहा है, ये देखिए। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी 2929 वोटों से आगे हैं और ये सबसे टफ कॉल है। कारण बता रहा हूं, 20 राउंड में टोटल काउंटिंग होनी है, 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। पीछे से शिवेंदु अधिकारी हैं। मात्र 3000 का वोट विधानसभा में बहुत बड़ा वोट डिफरेंस नहीं होता है। 5 राउंड अभी बाकी हैं और अगर 2 से 3 राउंड और खुलता है, आने वाले समय में आधे घंटे में खुल ही जाएगा, 1 घंटे में खुल जाएगा, मामला यहां भी गड़बड़ा सकता है। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से तमिलनाडु में एमके स्टालिन अपनी ही सीट हार गए। ये बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी सीट के बारे में भी अभिषेक जी मैं चर्चा करूंगा और वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज विक्टिम की मां। उस सीट के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो भी काफी ज्यादा चर्चित सीट थी जब से ऐलान किया गया था कि कौन वहां से खड़ा हो रहा है, कौन बिल्कुल, उम्मीदवार है। पनिहाती की ये सीट है, नॉर्थ 24 परगना। 20,799 वोटों से रत्ना देवनाथ इस वक्त आगे चल रही हैं। 8वां राउंड है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि लगभग 5 राउंड होने हैं और 5 राउंड में बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं आएगा। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति आप इस तरीके से समझिए कि पश्चिम बंगाल ने इस बार सबको हैरान किया है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग वैसे तृणमूल कांग्रेस है। अभिषेक बनर्जी का भी कुछ ही घंटों पहले एक बयान आता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। मामला ईवीएम का नहीं है, मामला कुछ और है। खैर, बहुत हैरान करने वाले नतीजे हैं। एग्जिट पोल्स आए थे, 6 एग्जिट पोल्स में से 5 एग्जिट पोल थे, जिसमें से 4 ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आ रही है और 1 ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो सत्ता में लौटेगी। लेकिन एग्जिट पोल्स का आंकड़ा यहां सच होता हुआ दिख रहा है। एक और छोटा सा पॉइंट आपको मैं दिखाना चाहूंगा और वो ये है, साक्षी, इसको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है अभी 115 सीटों से। 91 का परिणाम जो है वो घोषित हो चुका है। आप, सबसे चिंताजनक विषय है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सबसे चिंताजनक, इसके बारे में शायद कोई चर्चा नहीं कर रहा है, हमें चर्चा करनी चाहिए। आपको याद होगा, फर्स्ट फेज का मतदान से कुछ ही, मुझे लगता है शायद 8 या 9 दिन पहले राहुल गांधी ने बकायदा एक वीडियो बनाया था, कार में बैठे हुए थे, जहां वो ये कह रहे थे कि अगर बंगाल का विकास नहीं हुआ है तो उसकी गलती ममता बनर्जी की है। बीजेपी वालों ने इसका फायदा उठाया और यह कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारक तो यहां पे राहुल गांधी हैं। क्योंकि अगर आप महागठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन का जो उद्देश्य था, जिस मंथन के साथ महागठबंधन फॉर्म किया था,
आप उसी को तोड़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में महागठबंधन का अलग अलग समीकरण दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव का कांग्रेस के साथ बिहार में अलायंस अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हार इसीलिए भी है क्योंकि महागठबंधन आज के समय में ना ही एकजुट है और ना ही एकत्रित तरीके से काम कर रहा है। अगर वो करती तो शायद कांग्रेस जो मार्जिनल वोट्स लाई है वो टीएमसी के खेमे में जा सकती थी, लेकिन नहीं। और यही नतीजे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, ये लगभग तय है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की मेहनत, अमित शाह का 15 दिन का वो दौरा, मोदी जी का लगातार ये भाषण देना, झालमुड़ी सच में काम कर गया। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा अपने दर्शकों से, अगर आज भारत में झालमुड़ी का स्टॉक होता तो शायद उससे महंगा स्टॉक एप्पल का भी नहीं होता। शुक्रिया। तो इन्होंने बात की, जब ममता बनर्जी का जब कंपेयर किया गया एमके स्टालिन के साथ, तमिलनाडु में क्या हो गया श्रेया, ये एकदम से कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बिल्कुल साक्षी, देखिए कि बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह धमाल थलपति विजय मचाते थे वो चुनावी रणभूमि में देखने को मिल रहा है। और एमके स्टालिन जो अपने ही बागी नेता से हार गए थे, जो वहाँ पे प्रतिद्वंदी उनके थे, मैं वहाँ पे बताना चाहूँगी कि 8,000 वोटों के साथ वो हार गए हैं। जो उनके प्रतिद्वंदी थे टीएमके के बीएस बाबू, वो पहले डीएमके के थे, लेकिन वो चुनाव से एन वक्त पहले ही टीवीके ज्वाइन कर लेते हैं। और देखिए कि महज 8,000 वोटों से उन्हें हरा दिया है एमके स्टालिन को। लेकिन अगर हम बाकी अन्य सीटों पर देखें, जिस तरीके से टीवीके लगातार बढ़त बनाए हुई थी, अभी भी जो इलेक्शन कमीशन के जो डाटा है मैं दिखाना चाहूँगी कि 107 पर टीवीके अपना बढ़त बनाई हुई है, वहीं डीएमके 58 सीटों पर। लेकिन जो जीती है विजय थलपति की पार्टी, वो 59 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं अगर हम पेरम्बूर और जो तिरुचि पूर्व है, जहाँ पे विजय चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की बात करें तो पेरम्बूर सीट में लगभग 1 लाख से भी अधिक वोट उन्हें मिले हैं और 50,000 से भी अधिक वोट के अंतर से भी चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरह स्थिति तिरुचि पूर्व की भी है, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा जा रहा था कि क्योंकि नई नवेली पार्टी है विजय की थलपति की और वो पहली बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो एग्जिट पोल आए हुए थे उसमें भी 2 एग्जिट पोल में कहा गया था कि टीवीके की पार्टी इस बार तमिलनाडु में बनेगी। और देखिए कि रिजल्ट भी वही दिख रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे थे, लगातार टीवीके की ही बढ़त बनाई हुई है। और अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, और कई मीम्स भी वायरल हो रहे। साक्षी में आपको बताना चाहूँगी कि जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है त्रिशा कृष्णन, उन्हें लेकर के, क्योंकि उनका आज जन्मदिन भी है, तो कई मीम्स वायरल हो रहे हैं कि उन्हें बर्थडे गिफ्ट पर थलपति विजय ने क्या दिया, तो पूरा स्टेट तमिलनाडु को दिया, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे बढ़त बनाए हुए। और सीएम की कुर्सी तो उनके हाथ तो आनी ही है, क्योंकि वे लगातार अपनी कई सीटों पर वे बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके, जिस तरीके ये 2 पार्टियां हैं, लगातार तमिलनाडु में अपना कब्जा जमाए हुए थे। हालांकि ये जो अल्टरनेट हो रहा था, लेकिन जो सत्ता पे काबिज होने वाली ही पार्टी इस बार पिछड़ गई है। और एमके स्टालिन खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने बागी नेता से वे चुनाव हार गए। मैं यहाँ बहुत अच्छा श्रेया ने मुद्दा भी उठाया और उस पर चर्चा होनी चाहिए। और श्रेया आप आ जाइए। चर्चा ये होनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि प्रलोभन की राजनीति हो रही है, पैसे दो वोटर खरीदो। टीवीके का मैनिफेस्टो एक बार पढ़ना चाहूंगा और प्लीज दर्शक इसे ध्यान से सुनिएगा। गरीब महिलाओं को शादी के समय 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए, हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, उसके बाद नवजात शिशु के लिए एक सोने की अंगूठी, उसके बाद है महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा। कहना चाहूंगा कि ये सोना चांदी तक तो ठीक था, अभी सरकार ये कह रही है कि आप कमर्शियल सिलेंडर्स पे लगभग रोक लगा दी गई है। मेरा ये मानना है कि ये प्रलोभन की राजनीति का चरम है। आम आदमी पार्टी ने भी तरह सोना का अंगूठी वो लोग नहीं बांट रहे थे, वो लोग 8 ग्राम सोना नहीं बांट रहे थे। तो श्रेया आपने इस पे बकायदा वीडियो भी बनाया है। सवाल ये कि क्या लगता है, ये जो इतनी प्रलोभन की राजनीति, लालच की राजनीति, जनता कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई। और वो बच्चा अगर कोई आता है तो उसको सोना का अंगूठी देना, ये कौन सा सरकारी मैनिफेस्टो है, मुझे नहीं समझ में आता। अगर यहाँ पे बात होती शिक्षा की, अगर बात होती कि 12वीं तक हम फ्री शिक्षा देंगे, क्योंकि केरला एकमात्र ऐसा स्टेट बना, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जहां एजुकेशन फ्री हो चुका है। इस तरीके का मैनिफेस्टो कोई पार्टी देने से आज के समय में डरती क्यों है? 2500 रुपए दे दो, 3000 रुपए दे दो, गैस सिलेंडर, साल में 6 गैस सिलेंडर। आप समझ रहे हैं कितने परिवार होंगे तमिलनाडु में? इसका मतलब है कि पूरे भारत का 2/3 सिलेंडर तमिलनाडु में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि विजय को, थलपति विजय को, तो आपको
कि विजय थलपति की जो जीत देखने को मिल रही है, उनकी पार्टी लगातार 59 से 60 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 107 सीटों पर लीड भी कर रही है। तो क्या चुनावी मैनिफेस्टो का असर है या फिर उनका जो क्या बोलते हैं, उनके जो फैन फॉलोइंग है, लगातार जो फिल्मी दुनिया से वो अब राजनीति की फील्ड पे आए हैं, तो उसका असर भी है। मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा श्रेया, देखिए क्योंकि उनकी जो रैलियां होती थी, जो भी चुनावी भीड़ आती थी, सभा, हाँ। तो लाखों लाख की भीड़ उनकी दिखाई देती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोई भी नई नवेली पार्टी होती है या फिर कोई ऐसी पहली बार अगर राजनीतिक फील्ड में आता है, अगर हम झारखंड की बात करें, जयराम महतो की बात करें या फिर कोई भी ऐसा हो, जनसुराज की बात कर ले, उनकी जो रैलियों में, चुनावी प्रचार प्रसार में भीड़ तो देखने को मिलती थी, लेकिन वो नतीजों में वो दिखता नहीं था। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है, ये इतिहास में पहली बार होगा। यहाँ फर्क ये है, आपने जनसुराज का उदाहरण दिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जनसुराज का उदाहरण दिया, क्योंकि जनसुराज के मैनिफेस्टो में 1 रुपया का भी प्रलोभन नहीं था। जनसुराज में ये कहा गया था, या मैनिफेस्टो आप जनसुराज का पढ़िएगा, कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में काम करेंगे। तो सवाल मेरा वही है, आज हर पॉलिटिकल पार्टी लालच की राजनीति पर उतर आई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। साउथ में ये कहावत है कि बड़ा इमोशनल होते हैं वहां के लोग, एक्टर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। MS धोनी को आप देखिए, भगवान की तरह तमिलनाडु में पूजा जाता है, ये रियलिटी है। लेकिन क्या मैनिफेस्टो में, मैं वो दूसरा सवाल तो बाद में आएगा कि क्या थलपति विजय पूर्ति कर पाएंगे, सबसे पहला जीत गए, सोना दे पाएंगे हर घर में। सोना के अलावा जैसे कि इन्होंने कहा कि LPG सिलेंडर, क्योंकि अभी भी क्राइसिस चल रहा है, वो हर किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये तो तय है कि वो अब सत्ता में आ रहे हैं विजय, तो क्या हर महीने सिलेंडर देना मतलब हो पाएगा, ये पॉसिबल? हर महीने भी नहीं, मान के चलते हैं ना श्रेया, एक एवरेज अमूमन घर में हर महीने 1 सिलेंडर चल जाता है, यानी कि वो 5 से 6 सिलेंडर एक परिवार खरीदेगा। अब बचा 6 सिलेंडर, अब वो फ्री कैसे होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वो तो सिलेंडर आप LNG LPG खरीदिएगा तो आप सेंट्रल से खरीद रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तमिलनाडु ओन नहीं करती है। कोई भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है तो वहां पे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जैसे इंडियन हो गया, जैसे आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से स्टेट में कितना % सब्सिडी के साथ सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर राज्य में सिलेंडर का रेट भी अलग होता है। तो अब विजय सेंट्रल लेवल पे कितना पैसा देंगे, क्योंकि आप अमूमन, अब तो ये आंकड़ों की बात हो गई, अब हमें आंकड़ा निकालना होगा कि पूरे तमिलनाडु में कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत लाभ उठाते हैं सब्सिडी वाला, और कितने ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल अपना हैसियत रखते हैं कि मैं सिलेंडर खरीद पाऊं। ये तो आंकड़े की बात हो गई। एक सिलेंडर 1000 रुपया, साल में एक परिवार को 6 सिलेंडर देंगे, यानी कि लगभग 6000 रुपया। अब अगर मान के चलिए 40 लाख परिवार हैं, आप गुना करिएगा तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा होगा। ये तो देखा जाता है ना कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र करती है, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद वो चीजों को फुलफिल नहीं कर पाती। टीवी क्या नहीं करेगा, तो जैसे हर चीज करना पॉसिबल नहीं भी है। मतलब अच्छा नहीं, मतलब मैंने देखिए, अभी तो हम बात कर रहे थे। एक चीज मैं हर चीज बोलना चाहूंगी, इन्होंने जो गिनवाया मैनिफेस्टो में, सोना था, LPG था, मतलब जो कहा है, हाँ, सोने की तो इन तीनों में से कौन सी चीज वो कर पाएंगे, कौन सी नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है जो महिलाओं को जो हर महीने 2500 रुपए देने की बात है, वो काफी हद तक हो सकती है, क्योंकि अमूमन आप देखिए कि जिन भी राज्यों में जिस तरीके से फ्रीबीज स्कीम अगर महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके के मैनिफेस्टो में लाया गया है, तो आप देखिए कि वहां पर महिला मतदाताओं का जो वोट बैंक है वो इसका असर भी दिखाया है और चुनाव परिणाम भी बदले हैं। तो मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद अगर जो भी मैनिफेस्टो में उन्होंने जिक्र किया हुआ है, महिलाओं को जो हर महीने 2500 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है, वो जरूर पूरा करेंगे। नहीं, ये अब मैं बस इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिजल्ट्स पे। अमूमन ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तमिलनाडु लगभग तय है कि थलपति विजय जो हैं अगले CM होने वाले हैं, केरला सबको पता इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता था, और ये सवाल हम दर्शकों के लिए है ताकि आप कमेंट कर सकें। आज की राजनीति में आपको क्या लगता है, ये जो फ्रीबी स्कीम्स होते हैं, प्रलोभन की राजनीति होती है, लालच की राजनीति होती है, इसके बजाय महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में मैनिफेस्टोस क्यों नहीं तैयार किए जाते? ये क्यों नहीं कहा जाता कि अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, वो पढ़ने में सशक्त है, तो हम उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजेंगे, हम उसको DU भेजेंगे, वो सरकार का पैसा होगा। बस ये एक पॉइंट उठाना था। बाकी TVK के लिए बधाई अब सभी को। अब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, जब इतनी बात हुई, भाजपा की बात हुई, अमित शाह ने भी अब एक चीज बोली, क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने देखिए RG कर का जो हुआ था, तो उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये भी चीज कही कि TMC की राज में जो नहीं हो पाया वो हमारे राज में होगा, कि महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां रात में किसी समय भी निकले, घूम सकती, चाहे 1 बजे हो, 2 बजे हो, 10 बजे हो, उसकी सुरक्षा हमारे मतलब उसमें होगी। तो अब आपको लगता है किस तरीके से, क्या इस पे भी अब काम किया जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने उम्मीदवार भी खड़ा किया। देखिए, यहाँ पे एक पार्टी को फेवर करना शायद अभी इस समय गलत होगा साक्षी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा,
कि वो जो क्या वादे होते हैं और वो वादे धरातल पर कैसे रखे जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2014 से 15 का उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, बम चला करते थे गोरखपुर में। ऐसा होता था कि आदमी जाने से डरता था। राजनीति बदली, वहां के लोगों का बाइट्स आता है कि आज भी हम थोड़ा सा खुलेआम घूम सकते हैं। महिलाएं कहती हैं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये तो निर्भर ऐसे करेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो सत्ता में आई है, कैसे चलाएगी पश्चिम बंगाल को। क्योंकि देखिए, टीएमसी अभी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, ये बात हमें भूलना नहीं है। और टीएमसी है तो टीएमसी विरोध करेगी। 6 महीने, साल भर के बाद शायद इस प्रश्न का उत्तर हम बेहतर दे पाएंगे। साक्षी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपने उन्हें पूछा कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था, उनकी माता को बीजेपी ने टिकट दिया। लेकिन अगर हम तमिलनाडु में देखें सेम चीज़, तो एक ड्राइवर के बेटे, यानी कि उस सीट की बात करें तो उस सीट का नाम है विरुगम बकम। उस सीट पर सबरीनाथ को टिकट दिया जाता है, जो विजय थलपति एक ड्राइवर के बेटे को टिकट देते हैं। वो वहां से लीड करते हुए दिख रहे हैं और वो चुनाव भी जीत रहे हैं। लगभग वहां पर 25 से 30 हजार का वोट अंतर दिख रहा है। जो डीएमके की प्रत्याशी है, उन्हें पछाड़ कर वे चुनाव जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मामूली सा एक ड्राइवर के बेटे को टिकट देना, राजनीति क्षेत्र में लाना, और वो विधायक बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये गहमा गहमी तो हमारे न्यूज़ रूम में खैर बनी रहेगी जब तक ऑलमोस्ट नहीं रिजल्ट पता चलता है। आप बताइए विकास जी की केरला में क्या हो रहा है, पुदुचेरी में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, सम अप करिएगा एक बार। देखिए, पूरा समा तो बांध लिया है बंगाल और हम कहें तो तमिलनाडु ने। बाकी अब असम, केरला और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस जो देश में साफ होती नजर आ रही है। अब सिर्फ 4 ही राज्य है जहाँ पर कांग्रेस जो है पूर्णतः सरकार बनाने के हालत में है। और एक और राज्य अगर हम कहें तो झारखंड है, जहाँ पर गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर हम असम के रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी जो है अभी कुल 79 सीटों पर जो है लीड बनाकर है, और 3 जो 79 सीटें जो है उन्होंने जीत लिए हैं। अगर असम चुनाव की अगर हम बात करें और इसकी विस्तृत जानकारी अगर हम देखें तो कांग्रेस को जो है इसमें 19 सीटें मिली है। और अब देखिए कि हिमंता बिश्व शर्मा जितनी मार्जिन से पिछली बार ही जीते थे और जिस तरह 60 सीटें आई थी बीजेपी के खेमे में, इस बार 79 से लेकर 83 के बीच में सीट के जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं 20 से 25 सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं असम में। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके केरला की, तो जहाँ पे वामपंथी संगठन पिछले साल जो राजनीति में थे और जिस तरह सरकार बनी हुई थी, अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं केरला में अपनी साख बचाने में सक्षम साबित हुई है और 63 जो सीट हैं वो निकाल चुकी है। तो वहाँ पे 63 सीटों में उन्होंने जीत अर्जित कर ली। और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे AINC जो है उन्होंने 12 सीट जो है अब तक जीत चुके हैं वो, और जो लीड कर रहे हैं 2 सीटों में। अब यहाँ पर भी अब सरकार का परिवर्तन है और एन रंगास्वामी को जो है जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद एन रंगास्वामी ने उसको यहाँ पे धरातल पर उतारते हुए जो वामपंथी जो पार्टियां थी उनको दरकिनार करते हुए इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर भी लाकर दिखाया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ध्यान जो है 2 सिर्फ राज्यों में इस बार कुछ चुनाव में रहा, वो तमिलनाडु और एक आप कहें तो बंगाल। लेकिन इन सब पूरे अगर ओवरऑल 5 अगर स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक रिजल्ट सामने यही आया कि परिवर्तन सब जगह आया। भले जो पार्टियां लंबे समय से चली आ रही थी उस राज्य में जिनकी सरकार थी, वो पार्टियां अब कहीं ना कहीं शीर्ष पटल पर भी नजर नहीं आ रही हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जिन पार्टियों को 10 साल, 15 साल, 20 साल से सरकार बनाने के लिए जनता ने वहाँ का चुना और उसके बाद अचानक से इस तरह चेंज होना, और खासकर जिस तरह अभी हर्षित भी बता रहे थे कि जिस तरह बंगाल में झालमुड़ी का क्रेज़ है, असम में चाय का ट्रेंड एक चल गया जो 20 से 25 सीटें बीजेपी की बढ़ गई, उस तरह आप देखिए कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है। हाथ बंगाल में उसके खाली से नज़र आ रहे हैं। अब बाकी जगह जिलों अगर राज्यों की भी बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत दुभर होती हुई नज़र आ रही है। और बाकी और रिजल्ट तो अब फाइनल होने को है, आखिरी चरण जो है वो बचा हुआ है, उसके बाद तमाम चीज़ें घोषणाओं में आ जाएंगी। ये अपडेटेड आप वीडियो कल हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साक्षी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि एक तरफ देखिए कि चुनाव नतीजे तो अब सामने आने ही लगे हैं। बंगाल की क्या स्थिति है, बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, वो तो विकास ने बता ही दिया और जनता के सामने भी रिजल्ट है। लेकिन इन नतीजों के सामने आने के बीच में झारखंड के वित्त मंत्री ने ऐसा बयान दिया, यूँ कहे कि ऐसा ठिकारा फोड़ा है कि अपनी ही पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है उन पे कि पूरा सियासी जो सरगर्मी है वो तेज हो गई। उन्होंने एक लेटर लिखा है
के राजू के नाम पे, और उन्होंने अपने लेटर पे लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, जिसकी वजह से ही आप देखिए कि झारखंड में ये फूट देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही, कि उन्होंने राधाकृष्ण किशोर ने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया है कि के राजू जी को उन्होंने जो पत्र लिखा है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एक आंख में सुरमा है और दूसरे में काजल चरितार्थ हो गया है। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि बड़कागांव क्षेत्र के जो कांग्रेस स्तंभ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का क्या दोष था, जिन्हें 3 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि आपने भी देखा था और हमारे चैनल में भी ये खबरें चली थी कि कैसे योगेंद्र साव के ऊपर पार्टी मतलब कार्रवाई करती है और उन्हें 3 सालों के लिए पार्टी से बाहर निकाल देती है। उसे लेकर के उन्होंने कहा है और आगे लिखा कि दूसरी तरफ श्रीमती रमा खलको है, जिन्होंने आपको और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से कोसा है, उसे पार्टी ने चुनाव प्रबंध समिति का सदस्य बना दिया। यानी कि आप देखिए कि वे आरोप लगा रहे हैं कि जब वे कांग्रेस में नहीं थी रमा खलको, तो वो खुले मंचों पर कांग्रेस को कोसा करती थी, लेकिन अब उन्हें जो है चुनाव प्रबंध का समिति का सदस्य बना दिया गया, जिसे लेकर के वे कह रहे कि एक आंख पर कांग्रेस जो है काजल लगाती है और दूसरे आंख पर सुरमा लगाने का काम कर रही है। और उन्होंने जो आगे कहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ये फूट डालने का ये जो इंडिकेट आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि लगातार कई ऐसी खबरें भी आई थी। हम इस बात चुनाव नतीजों के बीच में इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राधाकृष्ण किशोर ने ऐसा बयान ही दे दिया है। आप देखिए कि कई दफ़ा ऐसी खबरें भी आई कि विधायक जो है, कांग्रेस के विधायक, अपने ही विधायक जब मंत्री के पास किसी भी बात को लेकर के जाते हैं, शिकायत लेकर के जाते हैं, तो मंत्री ही खुद सुनते नहीं हैं। और अब देखिए कि कांग्रेस का सफाया कई राज्यों में अब तो दिख रहा है कि वहाँ पर वो धीरे धीरे उनका अस्तित्व जो है वो मिटते जा रही है। हालांकि झारखंड में वो गठबंधन की सरकार में है, लेकिन स्थिति यहाँ भी कुछ सही नहीं है। कांग्रेस के भीतर ही खटपट देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी अब देखिए कि गठबंधन में भी खटपट देखने को मिलती है। झामुमो और कांग्रेस के बीच आपसी जो सहमति है, चाहे वो चुनाव के दौरान आप देखिए कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में, हालांकि पश्चिम बंगाल में वैसी नहीं दिखी है, लेकिन यहाँ भी टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए ममता के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन गए थे, लेकिन कांग्रेस के लिए वे प्रचार प्रसार नहीं किए। इसी तरह असम में भी स्थिति हुआ था। तो ये जो घमासान है क्या हमको यहाँ पे भी नजर आएगा? जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि पूरे अगर हम देश का जो मैप है उसको देखें तो पूरे बीचों बीच जो है वो आपको भगवा दिखेगा। एक आध दो राज्य है जहां पर भगवा अभी नहीं दिख रहा है, यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जो झारखंड है वो पूरी तरीके से घिर चुकी है और यहाँ भी कहीं ना कहीं वैसी स्थिति नहीं दिख रही है कि कांग्रेस और झामुमो के बीच सब कुछ सही है और कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ सही देखने को मिल रहा है। ऐसा ये सब डिस्कशन करके लगता है कि झालमुड़ी का झाल जो है वो हर जगह लग रहा है, हर पार्टीज में नजर आ रहा है। खैर भाजपा ने जिस तरीके से अब मतलब कि एकदम होता है ना कि एक तरफा जीत जो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में दिखाई, असम में कहीं ना कहीं आइडिया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, भाजपा जो है वो आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तस्वीर नजर आई वो साफ करती है कि भाजपा तो अब वहाँ पे आ रही है। वहीं हमने जो पूरी डिस्कशन की है उसमें उसके अलावा बाकी राज्यों में क्या स्थिति है, तमिलनाडु की भी बात करें, एक पार्टी एंट्री करती है और फिर एंट्री करते ही मतलब डीएमके के जो मुखिया हैं उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता है। तो अब टीवी के सोना बांटेगी या नहीं, अब ये तो विजय थालापति पे भी डिपेंड करता है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है और फिर जीत के बाद असम में क्या होता है, क्योंकि अब बस चंद घंटे हैं, कुछ समय है जब जो अंत का जो एक रिजल्ट होता है, अंत का जो समय होता है वो भी आ ही जाएगा। लेकिन अब पूरी तस्वीर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है और हमने पूरी कोशिश की कि हम आप तक भी सारी जानकारी पहुंचाएं। बाकी कुछ घंटों के बाद फिर एक वीडियो आएगी जिसमें हम पूरी जो डिटेल के साथ कि क्या कुछ हुआ वो भी आप तक पहुंचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।